बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी के बड़े बड़े ज़राए। हमें एनर्जी कहाँ कहाँ से मिलती है। डेली लाइफ में हम बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ करते हैं, तो आखिर वो एनर्जी हमें मिलती कहाँ कहाँ से है। हम उन सबको देखेंगे कि किन किन तरीक़ों से हम एनर्जी हासिल करते हैं, और उसके साथ ही साथ फॉसल फ्यूल से हमें कैसे एनर्जी हासिल मिलती है, इसको भी डिटेल में देखेंगे। यह आपका चैप्टर नंबर 6 है। इसको आपने इस चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली इसका लिंक ले सकते हो। इसके अलावा बाकी जो आपके चैप्टर हैं फिज़िक्स के भी, मैथ के भी और न्यूमेरिकल्स की जो प्लेलिस्ट है वो आपको कैसे मिलेंगी, उसका तरीक़ेकार मैं वीडियो के लास्ट पर आपको बता दूँगा। इस टॉपिक में से जो जो क्वेश्चंस आएंगे इंशाल्लाह वो भी साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे कि पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। इन क्वेश्चंस को मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, और आपने इस पूरे क्वेश्चन को अटैम्प्ट कैसे करना है उसकी हेडिंग वगैरह भी जैसे मैं बनाऊंगा वैसे देख लीजिएगा, तो आपकी प्रेजेंटेशन भी हो जाएगी। और रही बात प्ले लिस्टों की, वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। जी, टॉपिक है हमारा मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी के एनर्जी के बड़े बड़े ज़राए कौन से हैं। देखिए, हमें जहाँ जहाँ से भी एनर्जी मिलती है ना, हमने उन सबको दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 हम कहते हैं ऐसे रिसोर्सेज जो दोबारा नहीं बनाए जा सकते, मतलब नॉन रीन्यूएबल एनर्जी। एनर्जी हमें जहाँ जहाँ से भी मिलती है ना, हमने उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। पहले हिस्से का नाम है नॉन रीन्यूएबल एनर्जी, मतलब ऐसी एनर्जी जो आपको एक बार तो मिल गई है लेकिन दोबारा आपको नहीं मिल सकती। एक ये हमने कैटेगरी बनाई हुई है, और दूसरी हमने बनाई हुई है रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, मतलब एनर्जी के वो तरीके जिनसे हम बार बार एनर्जी हासिल कर सकते हैं। ओके, तो हमें जितनी भी एनर्जी मिलती है वो उनको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 कि नॉन रीन्यूएबल, मतलब ऐसे जिनको हम दोबारा नहीं बना सकते, और दूसरा रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, मतलब ऐसे एनर्जी के ज़राए जिनको हम बार बार बना भी सकते हैं, इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वहाँ से एनर्जी हम बार बार ले सकते हैं। अब ये कौन से हैं नॉन रीन्यूएबल, जिनसे हम एक बार तो एनर्जी हासिल कर सकते हैं लेकिन दोबारा नहीं कर सकते। इनके अंदर आता है हमारे पास फॉसल फ्यूल्स और न्यूक्लियर फ्यूल्स। ठीक है, इनके अंदर ये दो चीज़ें आती हैं, फॉसल फ्यूल भी आता है, न्यूक्लियर फ्यूल भी आता है। क्योंकि जब फॉसल फ्यूल्स देखें, फॉसल फ्यूल्स क्या होते हैं ये देखेंगे डिटेल में, और जब न्यूक्लियर फ्यूल्स क्या होता है इसको भी हम डिटेल में देखेंगे, तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि इनसे एनर्जी एक ही बार हमें हासिल होती है, दोबारा हम इनसे एनर्जी बार बार हासिल नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी कैटेगरी थी हमारे पास रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, मतलब ऐसे एनर्जी के ज़राए जिनसे हम बार बार एनर्जी हासिल कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, जैसे कि कुछ लिखे हैं आपकी बुक में कि एनर्जी फ्रॉम वाटर, पानी से जो एनर्जी हम हासिल करते हैं वो बार बार हम कर सकते हैं। सोलर हाउस हीटिंग से एनर्जी बार बार हासिल की जा सकती है। एनर्जी फ्रॉम द सन, जो सूरज से एनर्जी आती है उसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। सोलर सेल की मदद से हम एनर्जी बहुत ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। विंड एनर्जी को बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। जियो थर्मल एनर्जी को बार बार यूज़ किया जा सकता है। एनर्जी फ्रॉम बायोमास, के बायोमास की मदद से भी जो एनर्जी हम हासिल करते हैं उसको भी हम बार बार बना सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनको आहिस्ता आहिस्ता आने वाली हर एक वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे। अगर आप इनमें से कोई भी वीडियो हासिल करना चाहते हैं, सिंपल आप यूट्यूब पर ये नाम लिखें, अपनी जिस भी एनर्जी को आप देखना चाहते हो उसका नाम लिखें और एंड पर लिख दें सर्च नाम। इस तरीके से लिखकर आप सर्च करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी इन टॉपिक्स के ऊपर। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जैसे ही इन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ आएँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन ईजीली मिल जाए। आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसके अंदर भी सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, फॉसल फ्यूल्स। हम देखेंगे कि फॉसल फ्यूल्स क्या चीज़ है और इनसे एनर्जी हम क्यों सिर्फ एक ही बार ले सकते हैं, बार बार नहीं ले सकते। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के मेन टॉपिक को, फॉसल फ्यूल्स को। लें जी, फॉसल फ्यूल्स। तो सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि फॉसल फ्यूल्स कहते हैं किसको हैं। तो फॉसल फ्यूल्स में आती हैं हमारे पास तीन चीज़ें, ऑयल, गैस एंड कूल। ऑयल आप समझते हैं कि जो तेल वगैरह होता है, ठीक है, जो ज़मीन से निकलता है।
ऑयल, जो गैस निकलती है वो भी, और जो कोयला निकलता है ज़मीन से वो भी। इन तीनों को हम क्या कहते हैं, ये हमारे हैं फॉसल फ्यूल्स। अब ये तीनों बने कैसे हैं, कई हज़ार साल पहले ज़मीन के नीचे कुछ चीज़ें मर मुर के दब गई थी, पौधे, जानवर, बड़े बड़े जानवर, आपको पता है डायनासोर वगैरह, वो सारे ज़मीन के नीचे दब के मर गए थे। वो आहिस्ता 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 क्या हुआ, वो सारे जानवर इन तीन चीज़ों में कन्वर्ट हो गए। कोई ऑयल बन गया, कोई गैस बन गया, और कोई लकड़ियाँ वगैरह, दरख्त वगैरह थे जो ज़मीन के नीचे थे, वो किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में कन्वर्ट हो गए। तो ये थे हमारे फॉसल फ्यूल। तो ये बात जहन में रखना, फॉसल फ्यूल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ऑयल, गैस एंड कोल, ये चीज़ें आती हैं। अब ये सारे के सारे जो है ना, इन सब के अंदर अगर आप इनका केमिकल फार्मूला देखें तो इनके अंदर दो चीज़ें लाजमी पाई जाती हैं। अगर आप ऑयल की बात करें तो इसके अंदर भी हाइड्रोजन भी पाया जाता है और ऑक्सीजन भी पाया जाता है। ऑक्सीजन भी होता है, लेकिन हाइड्रोजन और कार्बन ये दो हैं जो हर एक में लाजमी होते हैं। ऑयल के अंदर भी क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, हाइड्रोजन और कार्बन। गैस के अंदर भी हाइड्रोजन और कार्बन ये दोनों लाजमी मौजूद होते हैं। और कोयले के अंदर सिर्फ क्या मौजूद होती है, कार्बन मौजूद होती है, हाइड्रोजन मौजूद नहीं होती। होता है एक्चुअली में क्या है कि ये हाइड्रोजन ऐसे कार्बन से जुड़ी होती है, कार्बन कार्बन ऐसे ऐसे जुड़ के ना, ये बड़े बड़े मालिक्यूल्स इन्होंने बनाए होते हैं साइडों पे, इस तरीके से हाइड्रोजन जुड़ी होती है। इस तरीके से काफ़ी बड़े बड़े मालिक्यूल्स होते हैं ये वाले, गैस के भी और ऑयल के भी। फ़र्ज़ करें ये आपके एक पेट्रोल का एक मालिक्यूल है, ये वाला एक, तो एक काफ़ी बड़े बड़े मालिक्यूल्स होते हैं। तो देखिए इसके अंदर कार्बन है और हाइड्रोजन है, ये दो ही चीज़ें मौजूद है ना, कोई तीसरी चीज़ भी मौजूद हो सकती है, लेकिन मोस्टली बस यही दो चीज़ें मौजूद होती है, कार्बन और हाइड्रोजन। इसलिए हम इनको हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। दे आर यूजली हाइड्रोकार्बन्स, के ये ज़्यादातर क्या होते हैं, हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन्स का ये मतलब है कि इनके अंदर कार्बन भी मौजूद है और हाइड्रोजन भी मौजूद है। ठीक हो गया, तो ये आप जहन में रखिएगा, ये एमसीक्यूज भी है कि हाइड्रोकार्बन्स का क्या मतलब है कि इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है। अब जब हम इनको आग लगाते हैं तो होता क्या है, अब इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने इसको ध्यान से समझना है। फ़र्ज़ करें मैं अपने ऑयल को या गैस को, इन दोनों में से किसी को भी आग लगाता हूँ, तो इनके अंदर क्या मौजूद है, हाइड्रोकार्बन्स मौजूद है। तो मैं लिख सकता हूँ कि हाइड्रोकार्बन्स मतलब इस तरीके से, हाइड्रोकार्बन मतलब कि जो हाइड्रोकार्बन मैं कह रहा हूँ, तो जहन में आपकी क्या बात आनी चाहिए, ऑयल या गैस, इन दोनों के अंदर ही हाइड्रोजन कार्बन मौजूद होती है ना। तो ऑयल या गैस, जब इन दोनों को आग लगाई जाती है तो होता क्या है कि हाइड्रोकार्बन जो फ़िज़ा में ऑक्सीजन मौजूद है उसके साथ मिलती है, ऑक्सीजन के साथ मिलती है और मिलकर दो चीज़ें बना देती है। नंबर वन, हमारे पास क्या आ जाते हैं, इसके अंदर जो हाइड्रोजन मौजूद होती है ना, हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब है कि इसके अंदर हाइड्रोजन भी मौजूद है और ऑक्सीजन भी मौजूद है। तो ये जो हाइड्रोजन भी मौजूद है और कार्बन भी मौजूद है। तो होता ये है कि जब हाइड्रोकार्बन को आग लगाई जाती है तो हाइड्रोकार्बन आपके इर्द गिर्द हवा में जो ऑक्सीजन मौजूद होती है उसके साथ क्या कर जाती है, रिएक्शन होता है। तो हाइड्रोजन हमारी कन्वर्ट हो जाती है पानी के अंदर, H2O के अंदर, प्लस कार्बन आपका कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, CO2, और साथ में हमें क्या मिलती है, हीट मिलती है। ऐसे ही होता है जब आग लगती है तो हमें हीट मिलती है, और दो चीज़ें और भी मिलती हैं जो कि हमें नज़र नहीं आती, लेकिन ये चीज़ें बनती हैं। पानी का एक मालिक्यूल भी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड का मालिक्यूल भी बनता है। ठीक है, जब हाइड्रोकार्बन्स को आग लगाई जाती है। लेकिन जब मैं सिर्फ कोयले को आग लगाऊंगा, खाली कोल को, कोयले को, तब क्या होगा, अब कोयले के अंदर तो सिर्फ क्या होती है, कार्बन मौजूद होती है, कोयले में तो सिर्फ कार्बन मौजूद होती है। तो कार्बन को जब आग लगाई जाती है, मतलब कोयले को जब आग लगाई जाती है, तो हवा में ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन होता है इसका, और रिएक्शन के नतीजे में सिर्फ एक चीज़ बनती है, और वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, प्लस हीट भी मिलती है हमें। जब कोयले को आग लगाई जाती है तो हमें हीट तो मिलती है ना। हाँ, तो ये दो चीज़ें बनती हैं। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशंस आपने याद रखनी है। पेपर में ये पूछा जाता है कि जब हाइड्रोकार्बन्स को आग लगाई जाती है तो हमें क्या क्या मिलता है, ये मिलता है, पानी मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और
हीट मिलती है। इसी तरह ये भी एमसीक्यूज बनता है कि जब कार्बन को आग लगाई जाती है या फिर कूल को आग लगाई जाती है तब हमें क्या चीज़ मिलती है, तब हमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और हीट मिलती है। ठीक है, तो ये आपको इक्वेशन ज़ुबानी याद होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे ये भी एमसीक्यूज बनता है कि जब हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाती है, हमारी हाइड्रोजन पानी में कन्वर्ट हो जाती है, और कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे जो पानी है ना, ये पानी का फॉर्मूला H2O, इसका एक और नाम भी है, हम इसको हाइड्रो ऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम हाइड्रो ऑक्साइड भी कहते हैं पानी को। तो ये ध्यान में रखना कि पानी का दूसरा नाम भी है, वो है हाइड्रो ऑक्साइड। तो आपको ये एमसीक्यूज आ सकता है कि हाइड्रो ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखें या क्या होता है हाइड्रो ऑक्साइड का फॉर्मूला, तो आप क्या लिखेंगे, H2O। तो आप इसे हाइड्रो ऑक्साइड भी कह सकते हो या हाइड्रोजन ऑक्साइड भी कह सकते हो। ठीक है, तो एक ही बात है। तो ये इम्पोर्टेंट बातें हमने कर ली। अब यहाँ पर ये सवाल आता है हमारे पास, अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि वाई वी शुड नॉट यूज़ फॉसल फ्यूल्स एट अ वेरी फास्ट रेट, कि हमें इन फॉसल फ्यूल्स को इतनी तेज़ी के साथ क्यों नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि ये बनने में बहुत साल लगते हैं। जैसे कि शुरू में आपको बताया कि ज़मीन के नीचे कुछ जानवर दब के मर गए, कुछ पौधे वगैरह आपके आके, कुछ नहीं बहुत ही ज़्यादा पौधे वगैरह आके मर गए पुराने सालों में। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, जब वो ज़मीन के नीचे थे तो ज़मीन के बैक्टीरिया ने उनके ऊपर हमला किया, उन जरासीमों ने इसको तोड़ना शुरू किया और डीकम्पोज करते रहे तो फाइनली कुछ गैस में कन्वर्ट हो गए, कुछ ऑयल में कन्वर्ट हो गए, और जो लकड़ियाँ वगैरह थी, हमारे जो दरख्त थे, वो किस में कन्वर्ट हो गए, कोयले में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से ये बने हैं। अब ये सारा प्रोसेस होने में बिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स, सॉरी, के दी फॉसल फ्यूल्स टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स। कितना, मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं इनको, कई हज़ारों साल लगते हैं, फिर जाके ये चीज़ें बनती हैं। और हम तो इनको बहुत तेज़ी से यूज़ कर रहे हैं, हम गाड़ियों में भी इनको यूज़ करते हैं पेट्रोल वगैरह की फॉर्म में। तो अब इतनी गाड़ियाँ सारे पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, तो जब तक ये मतलब गाड़ियाँ चलती रहेंगी, पेट्रोल वगैरह यूज़ होता रहेगा, तो एक ना एक दिन तो आएगा ना कि ये ज़मीन से ख़त्म हो जाएंगे। तो उसके बाद आप क्या करोगे, फिर तो आपके पास कुछ होगा ही नहीं इसके चलाने के लिए। इसलिए अब क्या कर रही है दुनिया, ये जो गाड़ियाँ हमारी जितनी भी है, ये पेट्रोल पर अब ख़त्म कर रही हैं और इनको बिजली के ऊपर कन्वर्ट कर रही हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं, अब इसलिए आ रही हैं ताकि हम फॉसल फ्यूल्स को जितना हो सके कम इस्तेमाल करें। और दूसरी बात, आपको ये भी पता है कि हम इन फॉसल फ्यूल्स की मदद से एनर्जी भी पैदा कर रहे हैं, मतलब बिजली भी बना रहे हैं। कोयले को आग लगा के बिजली बनाई जा रही है, ये तेल को आग लगा के बिजली बनाई जा रही है। तो ये भी कितनी गलत बात है कि आप बिजली बनाने के लिए इनको यूज़ करो। ये अगर एक बार जल गए, मेरे पास अगर 1 लीटर पेट्रोल है, मैं उसको आग लगा दूंगा तो ख़त्म हो गया, दोबारा तो नहीं ना मिलना मुझे वो 1 लीटर पेट्रोल। मतलब जो 1 लीटर था वो तो ख़त्म हो गया ना, अब वो दोबारा इस दुनिया में नहीं आएगा 1 लीटर पेट्रोल जो मैंने ज़ाया कर दिया। तो हमें चाहिए कि इनको बहुत एहतियात से इस्तेमाल करें, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बस वहीं पे इस्तेमाल करें, बार बार फालतू में इनको यूज़ नहीं करना चाहिए। और इनके नुकसान भी बहुत हैं। एक तो ये हमें नुकसान है ही है कि ये ख़त्म हो जाएंगे इस्तेमाल करके और दोबारा हमें मिलेंगे नहीं। दोबारा अगर हमें ये चाहिए तो हमें फिर मिलियंस ऑफ ईयर इंतज़ार करना पड़ेगा ताकि ज़मीन के नीचे ये दोबारा बने और फिर हम इनको यूज़ करने के काबिल होंगे। इसके अलावा भी इनके बहुत से नुकसान हैं जिसकी वजह से हमें इन फॉसल फ्यूल्स को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अब वो नुकसान कौन कौन से हैं ये भी देखते हैं। साइड इफ़ेक्ट ऑफ फॉसल फ्यूल के साइड इफ़ेक्ट, नुकसानात। तो ये पेपर में क्वेश्चन भी आता है अलग से कि फॉसल फ्यूल के हमें क्या क्या नुकसान है और हमें इनको मतलब फॉसल फ्यूल को जितना हो सके कम इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन इसमें कवर होते हैं कि इसके नुकसान क्या हैं। देखिए, होता ये है कि जब फॉसल फ्यूल्स को आग लगाई जाती है, हमने पीछे वाले इक्वेशन में देखा, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। जब इनको आग लगाते हैं तो क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक और चीज़ बन जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड।
मतलब CO खाली। तो जब इन फॉसिल फ्यूल को आग लगाई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनती है, लेकिन बाज़ का कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती, सिर्फ क्या बन जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। अब यहाँ पर बात यह है कि चाहे कार्बन डाइऑक्साइड बने या कार्बन मोनोऑक्साइड बने, दोनों का ही हमें बहुत ज़्यादा नुकसान है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का क्या नुकसान है कि ये सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड हमारी ज़मीन के गिर्द इकट्ठी होती रहती है। ठीक है, ज़मीन के गिर्द सारी कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो जाएगी। अब इकट्ठी होने का नुकसान क्या है कि सूरज से जो रोशनी आती है हमें ज़मीन पर, वो टकरा कर वापस नहीं जा सकती, ये कार्बन डाइऑक्साइड उसे रोक लेती है। अब सारी एनर्जी सूरज की जो हीट थी या लाइट थी, हीट ही एनर्जी वैसे जो बाहर नहीं जाती, तो जो सूरज की हमारे हीट एनर्जी थी वो टकरा कर वापस हमारी ज़मीन की तरफ आ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड तो इसे बाहर जाने नहीं देगी, तो उसके नतीजे में क्या होगा, हमारी ज़मीन गर्म होना शुरू हो जाएगी। और अब आप देख रहे हो कि हमारी ज़मीन का टेम्परेचर हर साल इंक्रीज़ होता जा रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई हैं, गर्मी के बर्दाश्त भी नहीं होती अब तो उसकी एक वजह यही है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स को इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियों में, घरों में, फालतू में चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बन रही है और हमारी ज़मीन के गिर्द इकट्ठी होकर इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रही है। और उसके साथ ही साथ मैंने बताया कि बाज़ औक़ात क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनती है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड के भी बड़े नुकसान हैं, कुछ नुकसान आपकी बुक में लिखे हुए हैं। This causes serious health problems such as headache, tension, नोया। ठीक है, नोया का मतलब है कि दिल घबराना आपका। ठीक है, तो ये मसले हैं जो इसकी वजह से पैदा होते हैं। दिस काजेज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स, इनकी वजह से बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं हेल्थ की। सच एज, जैसा कि हेडेक, सर दर्द होना शुरू हो जाती है इनकी वजह से। टेंशन आपको होना शुरू हो जाती है। नोया का मतलब है कि आपका दिल घबराता है, मतली आती है आपको, गुनूदगी आपके सर पर छा जाती है, आप मतलब सुस्त रहते हो, दिल घबराता रहता है आपका। उसके बाद आपको क्या हो सकता है, एलर्जेटिक रिएक्शन भी हो सकते हैं। एलर्जिक रिएक्शन, आपकी स्किन ख़राब हो सकती है या आपको और भी एलर्जी के मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। उसके बाद इरिटेशन ऑफ आइज़, आपकी आंखों को इरिटेशन हो सकती है, आंखों को तकलीफ़ हो सकती है, आंखों में मसले पैदा हो सकते हैं। उसके अलावा नॉइस एंड थ्रोट, नॉइस मतलब नाक और गले की खराशें भी पैदा हो सकती हैं। ठीक है, तो आपकी आंखों में, आपके नोज़ में और आपके गले में क्या पैदा हो सकती है, इरिटेशन, मतलब कोई ना कोई तकलीफ़, कोई खराश वगैरह पैदा हो सकती है जो आपको बिल्कुल भी सही नहीं है आपके लिए। तो ये कुछ मसले मसाइल थे जो इनकी वजह से पैदा होते हैं। उसके अलावा और भी हैं कि लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ दीज हार्मफुल गैसेस, कि अगर आपको ये गैसेस काफ़ी देर के लिए मिल रही हैं, मतलब आपको मुसलसल सारा दिन आप कहीं भी ऐसी जगह पर हो कि आपको ये गैसेस बार बार आपके अंदर जा रही हैं सांस के ज़रिए, तो आपको बहुत ज़्यादा सीरियस मसले भी पैदा हो सकते हैं। अब वो सीरियस मसले कौन से हैं वो उसने लिखे हैं कि लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ दीज हार्मफुल गैसेस में कहा कि अगर ये गैसेस काफ़ी अरसे के लिए आपके अंदर जा रही हैं तो आपको क्या क्या मसले हो सकते हैं। एस्थमा हो सकता है, आपको दमे का मसला हो सकता है, सांस लेने में मसला हो सकता है आपको, लंग्स कैंसर, फेफड़ों का कैंसर भी आपको हो सकता है, हार्ट डिजीज़, दिल की बीमारियां भी आपको लग सकती हैं, एंड इवन डैमेज टू ब्रेन, ताकि आपका जो दिमाग है उसको भी नुकसान पहुंच सकता है। नर्व्स एंड अदर ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, आपके जो नर्व सेल होते हैं उनको और आपके जो ऑर्गन्स होते हैं जिस्म के, उनको भी नुकसान पहुंच सकता है अगर आप ये सारी गंदी गंदी गैसेस अपने अंदर काफ़ी देर के लिए लेकर जा रहे हैं। तो आपको चाहिए कि आप जब बाहर जाते हैं तो सेफ्टी के साथ जाएं, मतलब मास्क वगैरह कम से कम लगा लें ताकि ये गैसेस जितनी हो सकती हैं आपके अंदर बहुत कम जाए। ठीक है, और दूसरी बात, कुछ जिम्मेदारी आपकी अपनी भी बनती है कि आप जब गाड़ी चलाएं तो आपकी गाड़ी बिल्कुल ठीक हो, मतलब इतना धुआं ना छोड़ती हो। लोगों की गाड़ियाँ देखी हैं मैंने, इतना धुआं छोड़ी होती हैं लेकिन नहीं परवाह, तो आप उनको ठीक किया करें। ठीक है, ताकि बहुत कम धुआं क्रिएट हो। तो उसके अलावा अगर आपने जाना है कहीं दूर तो बजाय इसके कि आप इतनी बड़ी गाड़ी इस्तेमाल करें, इतना ज़्यादा पेट्रोल यूज़ होगा, इतनी ज़्यादा गैसेस निकलेंगी। बेशक आप अमीर हो, आपके पास होंगे पैसे, आप पेट्रोल ख़रीद सकते हो, लेकिन इसकी वजह से जो आलूदगी पैदा हुई है ना,
उसके ज़िम्मेदार तो फिर आप ही होगे ना। आपको चाहिए आप छोटी सी बाइक ले लें एक अपने अकेले के लिए, ठीक है, अगर आपने अकेले कहीं जाना है। अगर तो फैमिली वगैरह है तो फिर तो आप कार यूज़ कर लें, लेकिन अगर आपने अकेले नहीं जाना है कहीं पे तो आप सिंपल बाइक यूज़ करें। बाइक पर कम पेट्रोल लगेगा और कम धुआं बनेगा। और इसी तरह ही और भी जिम्मेदारी यहाँ पे बनती है कि अक्सर लोग मैंने देखे हैं कि निकलते हैं, क्या कर देते हैं, कोई खाली जगह कोई प्लाट वगैरह में कूड़ा करकट पड़ा हुआ है उसको आग लगा देते हैं। अब देखें वो कूड़ा करकट साइड पर पड़ा हुआ था तो उसका आपको इतना नुकसान नहीं था, लेकिन जब आप उसे आग लगा दोगे ना, आग लगाने की वजह से फिर क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। इनसे जो मसले मसाइल होते हैं वो आपको बता दिए यहाँ पर। तो देखिए जब साइड में पड़े थे तो कोई इतना नुकसान नहीं था हमें, जब आप उसे आग लगाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है, ठीक है। तो बेहतर यह है कि आप आग लगाओ ही ना, यह आपका काम नहीं है आग लगाना। तो इस चीज़ को अभी आपने अपने माइंड में रखना है कि हमें फालतू की हरकतें नहीं करनी है जिनकी वजह से हमारा माहौल ख़राब हो, बल्कि वो काम करने हैं जिनसे माहौल अच्छा हो। तो यहाँ तक ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है फॉसिल फ्यूल्स वाला। तो इसके अंदर जो क्वेश्चंस थे वो हमने देख लिए कि साइड इफ़ेक्ट क्या हैं फॉसिल फ्यूल्स के, वो भी हमने देख लिए। उसके अलावा कि फॉसिल फ्यूल्स को हमें क्यों मतलब एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए, इसका भी आंसर हमने आपको दे दिया था कि फॉसिल फ्यूल्स बनने में कई साल लगते हैं। तो अगर आप इनको इतनी तेज़ी से इस्तेमाल करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमने यहाँ पे दे दिया आपको। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे दो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते थे कि फॉसिल फ्यूल किसे कहते हैं, तो ये बता दिया ऑयल, गैस और कोल ये फॉसिल फ्यूल हैं। इनका दूसरा नाम भी है जिसे हम हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है, और जब इनको आग लगाई जाती है तो फिर क्या क्या बनता है वो इन दो इक्वेशन में हमने देख लिया। तो यहाँ तक टॉपिक कंप्लीट है। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी लाजमी करें, ठीक है। कमेंट करके मुझे बताया भी कि आपको कैसी लगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट हासिल करने के लिए सबसे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें और ये प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे आएँ, इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा स्लाइड करें। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल की प्लेलिस्टें मिलेंगी, उसके बाद 9th मैथ की सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह इधर आएंगी, फिर 10th मैथ की सारी प्लेलिस्टें, 11th की और 12th मैथ की भी सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह यहाँ आएंगी। उसके नीचे फिज़िक्स की प्लेलिस्ट है, पहले 9th क्लास की और उसके बाद 10th क्लास की फ़िज़िक्स की प्लेलिस्टें होंगी।